हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि बयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, यानी कि वैद्युत रसायन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। स्टार्ट कहाँ से किया था आपने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट किया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहा जाता है। देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर हम लोग आए थे, वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहा जाता है, जिसको कि हमने गैल्वेनी सेल, वोल्टियर सेल का भी नाम दिया। और फिर हमने उसका एक एग्जाम्पल डेनियल सेल के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने देखा जिंक से बनी हुई एनोड थी और कॉपर से बनी हुई कैथोड है, जहाँ पर जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर आपका रिडक्शन चल रहा है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है कि जो कि आपके कॉपर के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं वहां पर। इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ये पूरा एक सेल का काम कर रहा है, जहाँ पर आपने बोला रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अभिक्रियाएं होती हैं और उनसे फिर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रकार से, या आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं आपका कन्वर्ट हो रही हैं, देन क्या प्रोड्यूस कर रही है वहां पर आपका केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, या फिर आप क्या कहेंगे केमिकल एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन इसमें हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने देखा था एक सेल के लिए एक अभिक्रिया होती है जिसको सेल अभिक्रिया कहा जाता है। उस सेल अभिक्रिया में दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, ये आपको देखने को मिलती है। एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है और दूसरा आपकी अपचयन अर्ध अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों ने यहाँ पर चैप्टर में पढ़ा था, कैथोड एनोड के बारे में पढ़ा था, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल का प्रिंसिपल क्या है उस पर बात की थी। पार्ट्स क्या क्या होते हैं उन पर हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी। सेल पोटेंशियल की बात की थी, और एक और वर्ड आया था यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल। इफ नो करंट इज पुल्ड फ्रॉम द सेल इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव यानी कि ईएमएफ हो गया है। देन हमने बोला कि एनोड और कैथोड का क्या कर रहे हैं, वहां पर विभवों का अंतर ले रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ विभव होगा, क्योंकि आवेश एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जा रहा है, इसका मतलब दोनों में विभवों का अंतर पाया जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रोडों का वहां पर विभव का अंतर है उसको हमने सेल विभव नाम दिया था, ठीक है ना। तो वो सेल विभव की गणना हम लोग कैसे कर रहे थे कि राइट हैंड साइड पे जो आपकी इलेक्ट्रोड है उसके विभव से हम लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है इसके विभव को माइनस कर रहे हैं, या फिर कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर रहे थे। तो हमें किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां पर पता चल रहा था, आपके पूरे सेल का पोटेंशियल, ठीक है ना। सेल पोटेंशियल या सेल विभव जिसे कहा जा रहा है वो हमें ज्ञात हो रहा था, ठीक है ना। अभी हमने बोला हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो उससे हम सेल विभव निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है। लेकिन अगर आपके पास दोनों का डिफरेंस है और उससे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो फिर आप कैसे करें, ठीक है ना। तो वहां पर आपने कहा उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए, और रेफरेंस के रूप में आपने क्या लिया, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ली जिसको आपने हाइड्रोजन के द्वारा निर्मित किया गया, और उसको क्या कहा गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कहा गया, ठीक है ना, जिसका की पोटेंशियल 0 होता है। तो 0 के रिस्पेक्ट में अगर आपके पास ई सेल की वैल्यू है तो जितना ई सेल होगा उतना ही ई एनोड होगा, या फिर अगर आपको कैथोड निकालना है तो जितना ई सेल होगा उतना ही कैथोड होगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो जो SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको हम एनोड तथा कैथोड दोनों की भांति यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन भी दिखा रही है आपका और रिडक्शन भी दिखा रही है। जब भी उसको एनोड की भांति यूज किया जाएगा तो एनोड का आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। तो जितना सेल पोटेंशियल होगा वो किसका हो जाएगा, टोटल कैथोड का हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने इस प्रकार से समझाते थे। देन अगर आप उसको ऐसे चीज को कैथोड के रूप में यूज करेंगे तो एनोड का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यानी जितना सेल विभव होगा वो क्या होगा, वो उस कैथोड का आपका वहां पर क्या हो जाएगा, एनोड का क्या हो जाएगा। यानी कि जब भी एनोड के रूप में आप SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करें एनोड के रूप में, तब आप कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जितना सेल विभव उतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, कैथोड का। और जब भी आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में यूज कर रहे हैं तो आप एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यानी जितना सेल विभव वो किसका हो जाएगा, आपका एनोड का सेल विभव हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर देखा था आपने, जब आपने SHE को कैथोड के रूप में यूज किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में यूज किया, तो जितना सेल विभव था 0.76 था आपका, वो किसके बराबर हो गया, वही क्या हो गया आपका जो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है।
ठीक है ना। फिर आपने क्या बोला, हम लोगों ने यहाँ पर एज एन एनोड, एक एनोड के रूप में हमने ऐसे को यूज किया है। तो जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जितना आपका सेल पोटेंशियल है, सेल विभव जितना है, वो किसके बराबर हो जाएगा, कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या इलेक्ट्रोड का इस वाली इलेक्ट्रोड यानी कि जो आपकी क्या है कैथोड है, इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो जो सेल विभव है वही इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना होता है कि हमें जब हम सेल विभव की गणना कर रहे हैं तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल को ज्ञात करना है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है दोनों इलेक्ट्रॉन का, तभी हम सेल विभव निकालेंगे। ओके, आज के सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट समीकरण पर बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आती ही आती है, जिससे संबंधित न्यूमेरिकल हो गए, क्वेश्चंस हो गए, वो आते ही आते। ठीक है, नर्स्ट समीकरण या नर्स्ट इक्वेशन जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना। और नैनसर्ट या नैनर्स्ट भी आप लोग समीकरण। ठीक है, नैनसर्ट या नर्स्ट इक्वेशन जिसे आप कहते हैं। नर्स्ट इक्वेशन में पहले हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीज की हम इससे गणना करते हैं। नर्स्ट या नर्स्ट इक्वेशन जो आपकी है, इससे हम लोग ई सेल या ई नॉट सेल की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी गणना कर सकते हैं, सेल विभव की गणना कर सकते हैं, या मानक सेल विभव की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए डेल्टा जी, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, डेल्टा जी। ठीक है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, गिब्स ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, डेल्टा जी के आपके तीन मान आते हैं। क्या क्या आता है, एक निगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है, एक जीरो आता है। निगेटिव कब आता है, जब स्पॉन्टेनियस आपका कोई प्रोसेस हो रही है। क्या कहा जा रहा है, डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है जब स्वतः कोई अभिक्रिया हो रही है, स्वतः प्रक्रम के लिए स्पॉन्टेनियस कोई प्रोसेस हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल रही है, उसके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव। ठीक है ना। दूसरा, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आता है। स्वतः प्रक्रम कैसे है, जैसे आग लगना, एक बार जला दी तो फिर जलती रहती है, तो स्वतः प्रक्रम। ठीक है ना। लेकिन डेल्टा जी का मान पॉजिटिव कब आएगा, जब अस्वतः प्रक्रम होगा, यानी यहाँ पर अभिक्रिया एक बार आप शुरू करते हैं तो शुरू नहीं हो जाती, यानी कि उसको दोबारा आपको जारी रखना पड़ता है। जैसे आप लोग कोई चीज उठा करके रखते हैं ना, आपने क्या किया, एक कमरे से एक पत्थर उठा के एक साइड रखा। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी होगा कि उसके पीछे पीछे सारे पत्थर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। या कोई सामान रखा आपने, एक रूम से दूसरे रूम में रखा, तो फिर ऐसा नहीं होगा ना कि उसके पीछे पीछे सारा सामान शिफ्ट हो जाएगा जो आपको करना था। तो वो अस्वतः प्रक्रम, उसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाने में, या फिर कोई भी जो अभिक्रिया चल रही है उसमें बार बार आपको वर्क करना पड़ रहा है, या फिर फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। स्वतः प्रक्रम में आपको वो अभिक्रिया जो शुरू की आपने, वो उसके बाद एकदम से स्टार्ट नहीं हो गई, आप क्या बोल रहे हैं, एकदम से जो स्पॉन्टेनियस यानी लगातार नहीं चल रही है, निरंतर नहीं चल रही है। जैसे आपने क्या बोला कि अगर हम कागज को जला रहे हैं तो हमने एक बार उसको क्या दी, माचिस जला करके उसके पास ले गए या जलाया, और जलाने के बाद क्या हुआ, अब कागज स्वयं जलने लगे। ठीक है, तो ये स्वतः प्रक्रम है, उसके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव है। अस्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और तीसरा हमने क्या बोला, डेल्टा जी का मान जीरो होता है जब साम्यावस्था में अभिक्रिया चलती है। साम्यावस्था होती है तो वहां पर डेल्टा जी का मान क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो ये आपको दो चार चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या, एक तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव है स्वतः या स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है उनके लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, और डेल्टा जी का मान जीरो है जब इस साम्यावस्था आपको देखने को मिल रही है। ठीक है ना। और डेल्टा जी आपका होता क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता था माइनस सिस्टम के द्वारा
किया गया आपका जो भी उपयोगी कार्य हो, ठीक है ना। सिस्टम के द्वारा, जिसको आप निकाय भी बोलते हैं, द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, ठीक है। अब समझिए, हम लोग क्या कर रहे थे, हमने बोला हमारे पास है एनोड और क्या है हमारे पास, कैथोड भी है, ठीक है। हो क्या रहा है, इस एनोड से इस कैथोड पर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनोड से कैथोड पर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का जाने का मतलब क्या है, आवेश आपका जा रहा है। अब आवेश जा रहा है, ले जाया जा रहा है आवेश को, तो कुछ ना कुछ कार्य वहां पर हो रहा होगा, उस आवेश को ले जाने में कार्य किया जा रहा है जिससे कि वो जा रहा है। वो कार्य क्या होता है आपका, कार्य बराबर, दूसरा आपने क्या बोला था कि इन दोनों के इलेक्ट्रोडों के, ये एनोड एक इलेक्ट्रोड है, कैथोड भी आपका एक इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोडों के जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि आप उसको विभवांतर भी बोल सकते हैं, विभवों का अंतर ही विभवांतर है, ठीक है। तो विभवांतर है, और दूसरा उस विभवांतर के साथ साथ आप इस आवेश को इधर ले जा रहे हैं, तो कार्य हो रहा है। तो कितना कार्य हो रहा है, विभवांतर गुणा आवेश। क्या कहा गया, जितना विभवांतर है उसको हम किससे गुणा कर लेंगे, आवेश से गुणा कर लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लिजा कितने रहे हैं आप लोग, सपोज n मोल इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, n मोल इलेक्ट्रॉन इस एनोड से इस कैथोड पर जा रहे हैं। अब n मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये होता है, एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब क्या है, जब आप किसी भी चीज के एक मोल की बात करते हैं तो उसमें कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 23 पार्टिकल, जब भी आप किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर इतने पार्टिकल है, तो इन पर आवेश कितना हो गया आपका, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन है, समझ आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन। हमने बोला हम एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखेंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इन पर आवेश क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। चलिए लिखिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10, ठीक है। ये आ गया आपका। इसकी वैल्यू होती है लगभग 96487, तो हमें मान लेते हैं 96500 फेराड, ओके।
कूलम में लेंगे इसको, ठीक है, कूलम में निकाले ना, हम आवेश निकाल रहे हैं तो कूलम, और ये वैल्यू होती है 1 F के बराबर, 1 फेराडे के बराबर। किसके बराबर होती है वैल्यू? 1 फेराडे के बराबर। अब हमने क्या बोला था, ये तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश था आपका, ठीक है ना। हमने बोला यहाँ पर कि हम ले जा रहे हैं n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक आपका मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 फेराडे है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाएगा? NF, ये हो जाएगा। समझ आया क्या किया हमने? देखो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता था, फिर आपने क्या बोला, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब एक पर आवेश इतना है तो इतने पर कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया, इतना आ गया हमारा, ठीक है ना, 96500 कूलम, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज आपका हो। अब हमने बोला कि एनोड से कैथोड पर जा कितने रहे हैं, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1F चार्ज है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर NF चार्ज आपका हो जाए। क्लियर है? अब आपके पास क्या आया था, ये कार्य बराबर कितना कार्य हुआ वहां पर, कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश, ठीक है। अब विभवांतर क्या है, जो सेल विभव है, यहाँ पर सेल विभव कितना है इन दोनों के बीच में, ई सेल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विभवांतर ई सेल इंटू आवेश कितना निकाला आपने, n मोल इलेक्ट्रॉन, n, तो इतना कार्य हो, ठीक है, ई एन एफ, ई सेल इंटू एन, ओके। अब आपने क्या बोला था कि जो कार्य है निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, वही तो डेल्टा जी है। कार्य क्या है आपका, डेल्टा जी है, और जितनी डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो आप नेगेटिव में लेंगे, ये फॉर्मूले में है। तो कार्य यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस जो पहले फॉर्मूले में है एन एफ इंटू ई से, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से, ये हो जाएगा। अब गिब्स ऊर्जा की जगह अगर हम मानक गिब्स ऊर्जा की बात करें, ठीक है, तो मानक गिब्स ऊर्जा में डेल्टा जी नॉट ले लेंगे, एन एफ ऐसे ही आएगा, ई सेल की जगह हम ई नॉट सेल ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर बता दीजिए डेल्टा जी आपका क्या है, गिब्स ऊर्जा है, ठीक है, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है आपका, फेराडे, जिसका मान आपने 96500 कूलम माना, ई सेल क्या है आपका, केल्विन, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल कंडीशंस में, अगर मानक स्थिति हम लेते हैं, मानक स्थिति पर आपने क्या लिया, डेल्टा जी के स्थान पर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है ना, जहां पर डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा, एन आपका वही हो गया मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ आपका फेराडे हो गया, ई नॉट सेल आपका क्या हो जाएगा, मानक सेल विभव हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने डेल्टा जी निकाल लिया, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी निकाल लिया, ठीक है ना। अभी हमें एक इक्वेशन मिलती है, ये आपकी इक्वेशन, ये अभी क्रिया है,
इस अभिक्रिया में जो ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d है वो क्या है, रस सममितीय गुणांक आप इनको बोलते हैं, ठीक है ना, या स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ओके, ए भी आपका रिएक्टेंट हो गया, सी और कैपिटल डी क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। जहां पर आप क्यू का मान निकालते थे, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पर ये आप इसका मान निकालते थे, ठीक है। और गिब्स ऊर्जा का संबंध पढ़ा है आप, गिब्स ऊर्जा, और माना गिब्स ऊर्जा में क्या संबंध होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। ये क्या होता है, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में संबंध होता है। अब डेल्टा जी का मान आपके पास है, डेल्टा जी नॉट का मान भी आपके पास है, ठीक है ना। दोनों का मान समीकरण में आप लोग रखेंगे, तो क्या रखेंगे, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी माइनस एन एफ से भाग देंगे। क्या कहा मैंने, इस इक्वेशन को लिख लीजिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी माइनस एन एफ से भाग दे देंगे, किससे, माइनस एन एफ से दोनों ओर भाग देने पर, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो समीकरण 2, माइनस एन एफ से समीकरण 2 में दोनों ओर भाग देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका पास था माइनस एन एफ ई सेल अपॉन माइनस एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ, ठीक है। ये से ये कैंसिल, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। लिखिए क्या बचा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस और माइनस माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, ये हो गया, ये आपका माइनस। अब ये जो एल एन क्यू है इसका मान होता है T2.303 लॉग बेस क्यू, ये होता है। तो इसके स्थान पर हम ये रख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग, ठीक है। ये वाली जो आपकी इक्वेशन है इसी को आपका नर्स इक्वेशन कहा जाता है, नैनर्स समीकरण, क्या है ये, नैनसर्ट नर्स इक्वेशन समीकरण, ठीक है।
अब इसमें वैल्यू रख लीजिए सब चीज की। फेराडे की वैल्यू आपके पास है, कितना होता है फेराडे की, जो भी आपने निकाला था पीछे। आर का मान आपको पता ही है, गैस कांस्टेंट। टी का मान 298 रख लीजिए, रखिए सारी वैल्यू। क्या क्या बोला, आर के स्थान पर 8.314, टी के स्थान पर 298 केल्विन, ठीक है। एफ के स्थान पर 96500 पुनः, ठीक है। ये मान रखने पर ये इक्वेशन 3 मान लो, ये 4, ये मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। चलो रखिए, क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन n इंटू 96500 लॉग क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए और इससे डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, ये एक और इक्वेशन आपकी आ, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं आपकी। जैसे आपने यहाँ सांद्रताओं की बात की, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल ई, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी, ये आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी, ठीक है ना। यानी उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता आपने ली, और सांद्रता आप हमेशा किसकी लेंगे, जो एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। यानी सॉलिड को आप वहां पर छोड़ दें, तो सॉलिड की सांद्रताएं आप नहीं लेंगे, ये आपको ध्यान देना है। बाकी आप लोग ये फॉर्मूले लगा करके न्यूमेरिकल करेंगे, अभी आने वाले सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। और ये जो नेल्सन समीकरण या नस्ट इक्वेशन हमने देखी, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो इसको, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। आने वाले सेशन में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। डेनियल सेल से डेनियल सेल के लिए नस्ट समीकरण हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।